बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने गवर्नमेंट पॉलिसीज को डिस्कस किया था, जिसमें से हमने मॉनेटरी पॉलिसी, उसके ऑब्जेक्टिव्स, टाइप्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स को डिस्कस किया था। आज हम फिस्कल पॉलिसी को डिस्कस करेंगे। इसमें हम इसके ऑब्जेक्टिव्स, इसके टाइप्स और इसके इंस्ट्रूमेंट्स को देखेंगे। और जैसे हमने मॉनेटरी पॉलिसी को डिस्कस किया था, इसी तरह से इकोनॉमिक इश्यूज में फिस्कल पॉलिसी किस तरह से इफेक्टिव होती है, तो इसको भी हम आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं, फिस्कल पॉलिसी रेफर्स टू द यूज ऑफ गवर्नमेंट टैक्सेशन एंड एक्सपेंडिचर टू इन्फ्लुएंस द कंट्रीज स्पेंडिंग, एम्प्लॉयमेंट एंड प्राइस लेवल्स। फिस्कल पॉलिसी में बेसिकली हम गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर और टैक्सेशन को देखते हैं कि उससे हम कंट्री की एम्प्लॉयमेंट और प्राइस लेवल्स को किस तरह से गवर्नमेंट इफेक्ट कर सकती है। मॉनेटरी पॉलिसी में हमने डायरेक्ट कंट्रोल देखा था सेंट्रल बैंक का, जिसमें गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही होती है मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू, लेकिन थ्रू सेंट्रल बैंक। फिस्कल पॉलिसी में गवर्नमेंट डायरेक्ट कंट्रोल करती है, खुद इन्वॉल्व होती है। Fiscal policy is the policy in which government regulates its expenditure by collecting taxes. ये हमें फिस्कल पॉलिसी की डेफिनेशन दी हुई है और इस डेफिनेशन में हमारे पास दो मेन पॉइंट्स हैं। फर्स्ट इज गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड सेकंड इज टैक्सेस। मॉनेटरी पॉलिसी में भी हमारे पास दो मेन पॉइंट्स थे उसकी डेफिनेशन में, कि जिसमें सेंट्रल बैंक कंट्रोल करता है मनी सप्लाई को थ्रू रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो इसी तरह से फिस्कल पॉलिसी में गवर्नमेंट कंट्रोल करती है अपना एक्सपेंडिचर बाय कलेक्टिंग टैक्सेस। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, टैक्स इनकम एंड पब्लिक डेट आर द इम्पोर्टेंट फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस द एग्रीगेट आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट एंड प्राइसेस इन द इकोनॉमी। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और टैक्स के थ्रू हम जो इकोनॉमी में प्राइस लेवल है, एग्रीगेट आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट लेवल है, उसको इफेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फिस्कल पॉलिसी, जैसे हमने मॉनेटरी पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव्स देखे थे, उसी तरह से फिस्कल पॉलिसी के भी ऑब्जेक्टिव्स हमें दिए हुए हैं। फर्स्ट इज सिक्योरिंग एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज। फिस्कल पॉलिसी के थ्रू हम जो अपने इकोनॉमिक रिसोर्सेज हैं उसकी एफिशिएंट एलोकेशन कर सकते हैं। सेकेंड इज अटेनिंग एंड मेंटेनिंग फुल एम्प्लॉयमेंट। थ्रू फिस्कल पॉलिसी इकोनॉमी में फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल को अचीव किया जा सकता है। थर्ड इज एक्सेलरेटिंग द रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। ये हमारा मॉनेटरी पॉलिसी का भी ऑब्जेक्टिव था, कि जिसमें हम इकोनॉमिक ग्रोथ को इंक्रीज करते हैं या एक्सेलरेट करते हैं। एंड फोर्थ इज कंट्रोलिंग द इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ, कि थ्रू फिस्कल पॉलिसी इनकम और वेल्थ की इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन भी कर सकती है गवर्नमेंट। टाइप्स ऑफ फिस्कल पॉलिसी, जैसे मॉनेटरी पॉलिसी में हमने उसकी दो टाइप्स पढ़ी थी, एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी एंड कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी। तो इसी तरह से हमारे पास फिस्कल पॉलिसी में भी इसकी दो टाइप्स हैं, एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी, या हम इसको एक्सपेंशनरी को हम इजी फिस्कल पॉलिसी भी कह सकते हैं, एंड कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी को हम टाइट फिस्कल पॉलिसी भी कह सकते हैं। इसी तरह से मॉनेटरी पॉलिसी में हमने इन दोनों पॉइंट्स को डिस्कस किया था, मनी सप्लाई और रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो अब हमारे पास फिस्कल पॉलिसी में भी इन दो टाइप्स में वही दो मेन पॉइंट्स आएंगे जो हमने इसकी डेफिनेशन में डिस्कस किए हैं। फर्स्ट इज टैक्सेस एंड सेकंड इज गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। तो यहाँ पर ब्रैकेट में आपको नजर आ रहा है एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी, जिसके आगे ब्रैकेट में T स्टैंड्स फॉर टैक्सेस एंड G स्टैंड्स फॉर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, और टैक्सेस के साथ एक डाउनवर्ड एरो नजर आ रहा है। तो दैट मीन्स इफ टैक्स गवर्नमेंट टैक्स डिक्रीजेस एंड G स्टैंड्स फॉर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, तो अगर गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर बढ़ जाए और टैक्सेस कम हो जाए तो उसको हम कहते हैं एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी। इसी तरह से कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी में टैक्सेस के साथ अपवर्ड एरो है, तो इसका मतलब अगर टैक्सेस इंक्रीज हो जाए और गवर्नमेंट स्पेंडिंग डिक्रीज हो जाए तो वो हमारे पास कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी होती है। एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी, द एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी इज अडॉप्टेड टू ओवरकम अनएम्प्लॉयमेंट और रिसेशन प्रॉब्लम्स। जैसे हमने एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी में देखा था कि हम किस तरह से अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, इसी तरह से हम एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी के थ्रू भी अनएम्प्लॉयमेंट के प्रॉब्लम को गवर्नमेंट सॉल्व कर सकती है। और रिसेशन हमारे पास हमारा जो इकोनॉमिक
बिजनेस साइकिल होता है उसमें 4 फेजेस होते हैं और उसमें से एक फेज रिसेशन का है। रिसेशन में हमारी इकोनॉमी में डाउनफॉल आ जाता है, हमारी इकोनॉमी डाउनवर्ड मूव करती है, तो उसमें अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ जाता है। तो रिसेशन या अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी को यूज करती है। इन रिसेशन द इकोनॉमी सफर्स फ्रॉम राइजिंग अनएम्प्लॉयमेंट, फॉलिंग इनकम एंड श्रिंकिंग इकोनॉमिक एक्टिविटी। रिसेशन में अनएम्प्लॉयमेंट लेवल बहुत ज्यादा हो जाता है, इनकम लेवल बहुत कम हो जाता है और इकोनॉमिक एक्टिविटी बहुत कम हो जाती है, श्रिंक हो जाती है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट विल इंक्रीज पब्लिक स्पेंडिंग, जो आपको ब्रैकेट में नजर आ रहा है, जी के आगे एरो अपवर्ड है, तो दिस मीन्स पब्लिक स्पेंडिंग का मेन मतलब कि गवर्नमेंट अपना एक्सपेंडिचर बढ़ा देगी बाय अंडरटेकिंग पब्लिक वर्क प्रोग्राम्स एंड रिड्यूस टैक्सेस, और टैक्स को कम कर देगी। The effect of tax cut would increase the amount of disposable income of individuals and business firms. इस टैक्स कट करने से हमारी जो डिस्पोजेबल इनकम है वो इंक्रीज हो जाएगी और हमारी परचेजिंग पावर बढ़ जाएगी, इंडिविजुअल्स की भी और बिजनेस फर्म्स की भी। तो उससे हम ज्यादा चीजों को परचेज कर सकते हैं, ज्यादा चीजों में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, तो उससे इकोनॉमिक एक्टिविटी इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी और अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम सॉल्व होना स्टार्ट हो जाएगा। सेकेंड इज कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी। द कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी इज adopted to overcome inflationary problems. During inflation, the appropriate fiscal policy is to create a budget surplus in order to reduce aggregate spending. The instrument used in contractionary fiscal policies are increasing of tax and reduction of government spending. कि अगर गवर्नमेंट टैक्स को बढ़ा दे और अपनी स्पेंडिंग कम कर दे तो उसमें हम गवर्नमेंट इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती है थ्रू कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी। As discussed earlier, expansionary and contractionary fiscal policies can be implemented to reduce inflationary and deflationary gaps. The following figure illustrates the aggregate demand and aggregate supply for a country. यहाँ पर हमें एक डायग्राम दी हुई है। इस डायग्राम में वर्टिकल एक्सिस पर प्राइस लेवल दिया हुआ है जो कि इन्फ्लेशन को शो कर रहा है, और हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर रियल जीडीपी या इसको हम आउटपुट लेवल भी कहते हैं। और इस डायग्राम में एक अपवर्ड स्लोपिंग कर्व शो हो रहा है, दैट इज एग्रीगेट सप्लाई कर्व, और 3 डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व्स शो हो रहे हैं, दैट आर एग्रीगेट डिमांड कर्व। एग्रीगेट डिमांड एडी नॉट जो बिल्कुल मिडिल में आपको शो हो रहा है, वो जिस पॉइंट पे एग्रीगेट सप्लाई कर्व को कट कर रहा है, दैट इज द इनिशियल इक्विलिब्रियम पॉइंट, और यहां से हमारे पास जो आउटपुट लेवल आता है उसको QF से डिनोट किया हुआ है। Q स्टैंड्स फॉर आउटपुट एंड F स्टैंड्स फॉर फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। उसके बाद 2 केसेस हमें दिए हुए हैं कि अगर एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज हो जाए या डिक्रीज हो जाए तो उससे इकोनॉमी में क्या सिचुएशन होती है और उस सिचुएशन को ओवरकम कैसे कर सकते हैं। अब यहाँ पर अगर एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज हो जाए फ्रॉम AD0 टू AD2, तो ये हमारा एग्रीगेट डिमांड कर्व राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा और ये एग्रीगेट सप्लाई को जिस पॉइंट पे कट कर रहा है दैट इज न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट, और यहाँ पर हमारी आउटपुट है Q2, दैट इज इंक्रीज्ड फ्रॉम QF टू Q2। और इसी तरह से अगर एग्रीगेट डिमांड डिक्रीज हो जाए तो ये AD0 से AD1 पर शिफ्ट हो जाएगी, और जिस पॉइंट पे वो AS को कट कर रहे हैं दैट इज न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट, और यहाँ पर हमारी आउटपुट लेवल है Q1 दैट इज लेस देन QF। तो Q1 एंड Q2 आर द 2 एक्सट्रीम पॉइंट्स और QF इज द इक्विलिब्रियम पॉइंट। तो इक्विलिब्रियम पॉइंट से हट के उससे अबव या बिलो जो भी पॉइंट होगा तो इसका मतलब वहां पर डिसइक्विलिब्रियम है। Q2 पर हमारे पास इन्फ्लेशनरी गैप है और Q1 पर डिफ्लेशनरी गैप है। तो गवर्नमेंट इसको किस तरह से सॉल्व कर सकती है, इसको हम यहाँ पर रीड करेंगे। The full employment is at QF, the intersection of AD0 and ADS. यहाँ पर देखें जो मिडिल में आपको AD0 नजर आ रहा है और AS पर जिस पॉइंट पर वो कट कर रहे हैं वो हमारा फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल है। उसके बाद at present if the economy's aggregate demand is at AD1, the equilibrium output level is Q1 that is lower than the full employment output level,
और यहाँ पर डिफ्लेशनरी गैप है। अगर AD1 पर हम देखें तो हमारा आउटपुट लेवल Q1 है जो कि QF से कम है, तो Q1 पर हमारे पास डिफ्लेशनरी गैप है। To close this deflationary gap, government implement the expansionary fiscal policy in which government will increase its expenditure and reduce the taxes. तो यहाँ पर गवर्नमेंट जब टैक्स को कट करेगी तो एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज हो जाएगी क्योंकि हमारी परचेजिंग पावर बढ़ जाएगी, तो अल्टीमेटली हम AD0 की तरफ मूव कर जाएंगे और हमारा फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल अचीव हो जाएगा। सिमिलरली on the other hand, if the economy's aggregate demand is at AD2, the equilibrium output level is Q2, that is more than QF, और यहाँ पर हमारे पास inflationary gap आ रहा है at point Q2. The inflationary gap can be reduced by practicing the fiscal policy or by practicing the contractionary fiscal policy in which government reduce its expenditure and increase the tax rate. तो जब टैक्स रेट बढ़ेगा हमारी डिमांड ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी, तो हम AD0 से AD1 की तरफ मूव कर जाएंगे और अल्टीमेटली हम फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल अचीव कर लेंगे। उसके बाद इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ फिस्कल पॉलिसी, जैसे हमने मॉनेटरी पॉलिसी में क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स पढ़े थे, इसी तरह से फिस्कल पॉलिसी में भी हमारे पास दो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, डिस्क्रिशनरी फिस्कल पॉलिसी एंड ऑटोमेटिक फिस्कल पॉलिसी। डिस्क्रिशनरी फिस्कल पॉलिसी में गवर्नमेंट अपना एक्सपेंडिचर और टैक्सेस को चेंज करके अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन का प्रॉब्लम सॉल्व करती है, और ऑटोमेटिक फिस्कल पॉलिसी में गवर्नमेंट इन्वॉल्व नहीं होती, उसमें हमारे पास ट्रांसफर पेमेंट्स और टैक्सेस ऐसे टूल्स हैं जो ऑटोमेटिकली इकोनॉमी में जब मूव करते हैं तो उससे ऑटोमेटिक हमारा जो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल है वो अचीव हो जाता है और वहां पर ऑटोमेटिक स्टेबलाइजेशन हो जाती है। तो फर्स्ट है हमारे पास डिस्क्रिशनरी फिस्कल पॉलिसी। The government would employ the discretionary fiscal policy when it encounters unemployment or inflationary problems. Discretionary fiscal policy refers to the change in government expenditure and taxes to control unemployment and inflation. तो इस पॉलिसी के थ्रू गवर्नमेंट अपने टैक्सेस और एक्सपेंडिचर को चेंज करती है और उससे अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन के प्रॉब्लम को सॉल्व करती है। उसमें डिस्क्रिशनरी फिस्कल पॉलिसी में हमें इसके कुछ टूल्स या इंस्ट्रूमेंट्स दिए हुए हैं। फर्स्ट इज गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड सेकंड इज टैक्सेस। देयर आर टू टाइप ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर एंड डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर। या तो गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर के थ्रू अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सकती है, या फिर टैक्सेस में चेंज करके अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सकती है। तो अपने एक्सपेंडिचर में गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर दो तरह से होता है, एक ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर जो कि क्लरिकल वर्किंग में जो यूज होता है, और सेकेंड इज डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर कि जो कंट्री की डेवलपमेंट के लिए यूज होता है, जिसमें बिल्डिंग्स आ जाती हैं, जिसमें कंस्ट्रक्शन आ जाती है, इन्वेस्टमेंट आ जाती है। तो ये सारा जितना भी एक्सपेंडिचर है जो डेवलपमेंट पर्पस के लिए यूज होता है, तो गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर के थ्रू भी इनको चेंज कर सकती है। द गवर्नमेंट विल इंक्रीज इट्स एक्सपेंडिचर to control unemployment during the recession. Again, recession में जब unemployment rate बहुत ज्यादा होता है, इनकम लेवल बहुत कम होता है, इकोनॉमिक एक्टिविटी श्रिंक हो जाती है, तो गवर्नमेंट अपना एक्सपेंडिचर खुद से बढ़ा देती है, टैक्सेस को कम कर देती है। और ड्यूरिंग इन्फ्लेशन गवर्नमेंट वुड रिड्यूस इट्स एक्सपेंडिचर, और इन्फ्लेशन में गवर्नमेंट अपना एक्सपेंडिचर कम कर देगी और अपना एक्सपेंस टैक्सेस के थ्रू कंट्रोल करेगी। और सेकेंड हमारे पास डिस्क्रिशनरी फिस्कल पॉलिसी में taxes. The government can increase or decrease the tax rate depending on the circumstances. Government taxes को भी increase और decrease करके inflation और unemployment को control कर सकती है। To control unemployment problem, government would cut tax rate to increase disposable income and increase tax during inflation. उसके बाद ऑटोमेटिक फिस्कल पॉलिसी। ऑटोमेटिक फिस्कल पॉलिसी और ऑटोमेटिक स्टेबलाइजेशन refers to changes in government expenditure and taxes which occurs automatically without any government action. तो ऑटोमेटिक फिस्कल पॉलिसी का मतलब यही है कि जिसमें गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और टैक्स में ऑटोमेटिकली चेंज आएगा और गवर्नमेंट एक्शन इसमें नहीं होगा। The automatic stabilization would automatically increase aggregate expenditure during recession and decrease aggregate expenditure when the economy expands. और इसमें हमारे पास दो ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर्स
दिए हुए हैं। फर्स्ट इज ट्रांसफर पेमेंट्स एंड सेकेंड इज पर्सनल इनकम टैक्स। ट्रांसफर पेमेंट्स। A transfer payment is the payment of money by government to individuals for which the payer receives no goods or services directly return. ट्रांसफर पेमेंट्स ऐसी पेमेंट्स होती हैं जो गवर्नमेंट की तरफ से हमें मिलती हैं और उसके बदले में हम कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर रहे होते या उसके बदले में हमें कोई सर्विस प्रोवाइड नहीं करनी होती। फॉर एग्जाम्पल पेंशन, ज़कात, गिफ्ट्स, स्कॉलरशिप, ये ऐसी पेमेंट्स हैं जिसके बदले में हम कुछ परफॉर्म नहीं कर रहे होते। However, when the economy expands, government will provide fewer transfer payments. और जब इकोनॉमी लेवल इंक्रीज हो जाता है तो ये गवर्नमेंट की तरफ से जो ट्रांसफर पेमेंट्स हैं इनका लेवल कम हो जाता है। तो ट्रांसफर पेमेंट्स ऑटोमेटिकली मूव करती हैं, इसमें गवर्नमेंट डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं होती एग्रीगेट डिमांड को इंक्रीज या डिक्रीज करने के लिए। सेकेंड ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर इज टैक्सेस। Personal income tax is structured as progressive tax in which the higher the income, the higher the tax charged. During recession, many people lose their jobs and some of them are entitled to transfer payments. The government provides more transfer payments during such periods. Some unemployed people may realize lower tax payments or enjoy a tax refund during recession. रिसेशन में इकोनॉमिक एक्टिविटी कम होती है तो इसलिए गवर्नमेंट टैक्स कट भी करती है, ट्रांसफर पेमेंट्स भी प्रोवाइड करती है और समटाइम्स रिफंडिंग भी हो जाती है टैक्सेस की। दिस इज ड्यू टू इनकम टैक्स बीइंग स्ट्रक्चर्ड एज प्रोग्रेसिव टैक्स वेयर ए ड्रॉप इन इनकम विल रिजल्ट इन ए लोअर इनकम टैक्स। प्रोग्रेसिव टैक्स ऐसा टैक्स होता है जिसमें अगर इनकम लेवल इंक्रीज हो रही है तो ये टैक्स रेट भी इंक्रीज हो जाता है, इनकम लेवल कम हो रही है तो ये टैक्स रेट भी कम हो जाता है। तो ड्यूरिंग अनएम्प्लॉयमेंट जब हमारी इनकम लेवल कम है तो टैक्स रेट भी कम हो जाता है। Both the increase in transfer payments and lower income tax are automatic. This is meaning of automatic stabilizing. When the economy expands, the unemployment rate would fall and income will increase. So the automatically the stabilizer tools, transfer payments and income tax will remove spending from the economy to control or reduce inflation. The government will provide fewer payments and the increase in income results in a higher income tax. उसके बाद लास्ट में हमें समराइज किया हुआ है गवर्नमेंट पॉलिसीज को, जिसमें हमारे पास दो पॉलिसीज दी हुई हैं, मॉनेटरी पॉलिसी और सेकेंड फिस्कल पॉलिसी। और फिस्कल पॉलिसी में फर्दर इसको पॉइंट किया हुआ है डिस्क्रिशनरी फिस्कल पॉलिसी एंड ऑटोमेटिक स्टेबलाइजेशन। और साथ में हमें इनकी टाइप्स दी हुई हैं एक्सपेंशनरी एंड कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी। तो मॉनेटरी पॉलिसी में एक्सपेंशनरी पॉलिसी में सेंट्रल बैंक परचेज करता है सिक्योरिटीज एंड ट्रेजरी बिल्स को और लीगल कैश रिजर्व रिक्वायरमेंट को कम कर देता है और बैंक रेट को भी कम कर देता है। और कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी में इसके ऑपोजिट हो जाता है, सेंट्रल बैंक सिक्योरिटीज और ट्रेजरी बिल्स को सेल कर देता है टू द पब्लिक और जो कैश रिजर्व रिक्वायरमेंट है उसको बढ़ा देता है और बैंक रेट को भी बढ़ा देता है। इसी तरह से फिस्कल पॉलिसी में गवर्नमेंट अपना एक्सपेंडिचर बढ़ा देती है एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी में और टैक्सेस को कम कर देती है, और कॉन्ट्रैक्शनरी में गवर्नमेंट अपना एक्सपेंडिचर कम कर देती है और टैक्सेस को बढ़ा देती है। और ऑटोमेटिक स्टेबलाइजेशन में गवर्नमेंट ट्रांसफर पेमेंट्स को इंक्रीज कर देती है और इनकम टैक्स को कम कर देती है, और कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी में ट्रांसफर पेमेंट्स को कम कर देती है और पर्सनल इनकम टैक्स को इंक्रीज कर देती है। तो ये हमारे पास कुछ पॉलिसीज थी कि जिनके थ्रू हम अपने इकोनॉमिक इश्यूज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन ड्यूरिंग रिसेशन उनको किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं थ्रू दीज पॉलिसीज। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। थैंक यू, स्टे सेफ।